हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा पीसीएस द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई 21 मई 2023 को, इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 100 क्वेश्चन जनरल स्टडी के सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, फास्टर स्कीम के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग आपको बताना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला इसके संबंध में, इट वाज लॉन्च इन 2021 बाय सुप्रीम कोर्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ये 2021 में लॉन्च नहीं किया, 2022 में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट 2 और 3 है और रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्टर स्कीम थी, इट वाज क्रिएटेड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड फाइनल ऑर्डर। यह न्यायालय के फैसलों और अंतरिम आदेशों की ई प्रमाणित प्रतियां तथा अन्य संबंधित न्यायालयों ट्राइब्यूनलों को अनुपालन हेतु प्रेषित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो जो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, कोविड प्रभावितों के लिए ऋण गारंटी योजना 2021 में 2000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए ऋण देने वाले संस्थानों को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। आकांक्षी जिलों के लिए ब्राउन फील्ड विस्तार ग्रीन फील्ड परियोजनाओं दोनों के लिए गारंटी कवर 75% होगा। तो ये सही स्टेटमेंट है। और जो ये योजना है कोविड प्रभावितों के लिए ऋण गारंटी योजना LGSCAS 2021 में 2000 करोड़ के कोष के साथ ये स्कीम शुरू हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना सशस्त्र दलों में सेवा के लिए नवयुवकों के लिए एक भर्ती योजना है। योजना के अंतर्गत चयनित नवयुवक अग्निवीर के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पे अग्निवीर स्कीम के संबंध में स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। अग्निवीरों को तीनों सेवाओं के लिए जोखिम कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक मासिक पैकेज दिया जाएगा, ये स्टेटमेंट राइट है। और जो थर्ड है, सेवानिधि पैकेज आयकर से मुक्त होगा। जो ये सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा ये इनकम टैक्स से फ्री होगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। सो स्टेटमेंट 1 और 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम के संबंध में यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा संसदीय और विधानसभा चुनावों के में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिएगा। आपको बताना कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं है ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में। सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे 1, 3 और 4 जो पहला स्टेटमेंट है, केरल के त्रिशूर चुनाव क्षेत्र में पहली बार पायलट बेस पे ईवीएम का उपयोग हुआ था। जो केरल में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग हुआ था, ये स्टेटमेंट राइट नहीं है। यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो ये त्रिशूर क्षेत्र में नहीं हुआ था, तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड भी यहाँ पे रॉन्ग है। अरुणाचल प्रदेश के खोंसा विधानसभा में वीवीपैट नोक्सेन विधानसभा 2023, जो नागालैंड में नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र था, 2013 में इसका शुरुआत हुई थी। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ स्टेटमेंट भी यहाँ पर रॉन्ग, ओनली यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है। ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL कंपनी द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। हर वर्ष 29 जुलाई को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2004 में हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष भी शहरी के समान 2012 है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से गलत स्टेटमेंट हैं। ये गलत पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट जो गलत हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है ये आपका फर्स्ट और सेकंड गलत है। 22 सांख्यिकी दिवस 29 जुलाई को नहीं मनाया जाता है।
और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2005 में हुई, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन 2005 में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। और जो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष शहरी वर्ष के समान 2012 है। और यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको करेक्ट करना है, कौन सा सुमेलित करना है, यहाँ पे जोड़े, यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया है फर्स्ट जो स्टेटमेंट मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, ये संबंधित है आपका किसानों को अपने घर से अपनी फसलों को बेचने के लिए उर्वरक और बीज, ऋण एवं कृषि उपकरण के लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे इसका ए का डी हो जाएगा। सेकंड है उत्तम सीड पोर्टल, ये बीज विक्रेताओं की मनमानी रोकने के लिए किया जाता था। और थर्ड है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये मौसम की अनिश्चितता के जोखिम से किसानों को मुक्त रखना। रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ये इस नहरों से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। लेवल पेपर का काफ़ी हाई है हरियाणा पीसीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की निम्नलिखित स्कीमों का मिलान कीजिएगा। यहाँ पे स्कीम दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर स्टेट जो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो खेत खाली फिर भी खुशहाली, ये स्कीम है, जहाँ धान उगता है वहाँ ज़मीन बंजर पड़ी रहेगी तो किसानों को भी लाभ होगा। और जो सेकंड है मेरा पानी मेरी विरासत, ये आपकी किसानों को धान से कम पानी वाली सघन कृषि के विकल्प की ओर प्रेरित करना। थर्ड स्टेटमेंट है भवंतर भरपाई योजना, ये सब्जियों और फलों की कीमतों में गिरावट के समय किसानों को जोखिम से मुक्त रखना। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना, पशु मालिकों को जोखिम रहित बनाना। और इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर डी कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं? सर्जरी लेबोरेटरी टेस्ट डायग्नोस्टिक, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना हरियाणा में जो चली है, इसके तहत कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं? तो ऑप्शन डी, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ओनली 4 है। केवल दंत चिकित्सा, रेफरल, ट्रांसपोर्ट, दवाइयाँ, ओपीडी, आईपीडी, सर्जरी, लेबोरेटरी टेस्ट, डायग्नोस्टिक, इस हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत ये सेवाएं सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से करेक्ट यहाँ पे हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे 3 विकल्प हैं जो प्रोजेक्ट इंडिया साइज, विजन XT, कोएक। तो ये NIFT एसोसिएटेड विद विजन XT, कोएक और प्रोजेक्ट इंडिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हैज़ बीन रीनेम्ड एज, यहाँ पे आपको बताना है जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का नया नाम क्या है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इसका नाम रखा गया। और ये केवल थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लेवल किस प्रकार से, और स्टेटमेंट बहुत सारे हैं दिए गए हैं, लेंथी पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंध में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। जो प्रधानमंत्री मानधन योजना के संबंध में प्रत्येक सदस्य धारक को 55 वर्ष की आयु पूरे होने के बाद 2000 रुपये प्रति माह पेंशन सुनिश्चित, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो यहाँ पे राइट स्टेटमेंट को है जो सेकंड है, प्रत्येक सदस्य धारक को 60 वर्ष की आयु पूरे होने के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन
सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, तो इस यहाँ पे 3,000 रुपये मिलेगी। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे सही हो जाएगा और स्टेटमेंट सारे रॉन्ग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कान पहल के संबंध में कौन से विकल्प यहाँ पे सही हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एंड 3। मुस्कान योजना के संबंध में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को रोकने और उनमें रुग्णता कम करना, ये मुस्कान योजना के तहत आता है। और मानवीय तथा सहायक वातावरण में नवजात शिशु बच्चों को बाल सुलभ सेवाएं प्रदान करना, ये इस विकल्प यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पेयर दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, मिलान करना है आपको। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे फर्स्ट जो है सोवा रिगपा, अभी हाल ही में ये न्यूज़ में रहा था। सोवा रिगपा क्या है? जो सोवा रिगपा है ये शरीर और दिमाग इलाज के केंद्र बिंदु हैं। एंटीडॉट जैसे, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। तो इस प्रकार से जो सोवा रिगपा पद्धति है ये मेडिकल की एक चिकित्सा प्रणाली है, हाल ही में ये न्यूज़ में रही थी। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर और दिमाग के इलाज के केंद्र बिंदु हैं और एंटीडॉट के जरिए इलाज का तरीका रोग का निदान करने वाली तथा औषधियाँ तथा औषधि विज्ञान का मूल सिद्धांत है। सिद्ध जो है सेकंड ये है, थाथुआ के 96 उपकरण या सिद्धांतों पर आधारित प्रणाली ये है, जिसमें सभी मनुष्यों के सारे क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक पहलू सम्मिलित हैं। थर्ड यूनानी जो है ये है मिस्र, अरब, भारत, ईरान, चीन और सीरिया जैसी प्राचीन सभ्यता के परंपरागत ज्ञान का सम्मिश्रण है। और जो आयुर्वेद है यह जीवन के लक्ष्यों जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से प्राप्त करने के लिए सेहत पहली ज़रूरत है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलान करना है और ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है, सार्थक क्या है? सार्थक एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और शिक्षकों को समग्र उन्नति से संबंधित है। और जो दीक्षा पोर्टल है ये एक एजुकेशन से रिलेटेड है। दीक्षा पोर्टल नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल आधारभूत संरचना के माध्यम से ई लर्निंग का विस्तार है। जो थर्ड है प्रबंध है परियोजना मूल्यांकन और बजट उपलब्धि और डेटा हैंडलिंग सिस्टम पोर्टल है। टॉकिंग बुक्स जो है ये आपका दिव्यांग विद्यार्थियों की सहायता के लिए विकसित किया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15, पीएम श्री स्कूल्स हैव द फॉलोइंग फीचर। जो पीएम श्री स्कूल की क्या विशिष्टताएं हैं, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। पीएम श्री स्कूल यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना जिसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों को शामिल करने के लिए 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाना। इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहलुओं को शामिल इसमें किया जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट है, केंद्रीय सरकार, राज्य और केंद्र शासित सरकार, स्थानीय निकायों केवीएस एनवीएस द्वारा प्रबंधित चालू स्कूलों में से कुछ को मजबूत करके पीएम श्री स्कूलों का विकास किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट है युक्त योग्य कलाकृति की तकनीक, ये आपके जीवन निर्वाह हेतु परंपरागत कला कारीगरी से जुड़े व्यक्तियों की आर्थिक प्रगति को सुधारने हेतु डिजाइन एवं तकनीक की कुशलताओं को आधुनिक एवं विकसित करने की योजना है। और जो सक्षम पोर्टल है, सक्षम है ये दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना है। सक्षम एक दिव्यांग बच्चों के लिए छात्र योजना है। ईशान उदय योजना ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना। और प्रगति तकनीकी शिक्षण में लड़कियों की भागीदारी में वृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए एआईसीटी की योजना है।
ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को आपको मिलान करना है। यहाँ पे एक तरफ बागड़, बेट, नाली, खादर, बांगर, ये मिट्टियों के टाइप्स दिए गए हैं। आपको बताना किस क्षेत्र में ये मिलते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बागड़ है बग्गड़, ये आपका हिसार और भिवानी सिरका के भाग हैं। बेट आपका मरकंडा के बाढ़ के मैदान है। नाली आपका घग्गर के मैदान को मनाली कहते हैं। खादर यमुना के बाढ़ मैदान को, और बांगर पुरानी कछारी मैदान को। जो न्यू एलुवियल सोल होती है ये खादर होती है, और जो ओल्ड एलुवियल सोल होती है बांगर होती है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और 2 से मिलान करके सही विकल्प का चयन कीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो गुजरी महल है, गुजरी महल हिसार में है। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र में है। चोरों की बावली ये आपकी रोहतक में है। जल महल आपका महेंद्रगढ़ में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के प्रशासनिक खंड और इनमें समाविष्ट जिले नीचे दिए गए हैं। आपको बताना है यहाँ पे कौन से प्रशासनिक खंडों का मिलान सही है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और डी। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी, दोदरी, इसमें ये जिले सम्मिलित हैं। और डी अंबाला में कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। अगला क्वेश्चन है, यदविंद्र गाड़, पिंजौर, पंचकुला के बारे में कौन से विकल्प यहाँ पे सही हैं। सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प 2 और 3। यह गार्डन मुगल गार्डन शैली का एक उदाहरण है। इसका पटियाला राज्य के राजसी शासकों के द्वारा पुनरुद्धार किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित का प्रसिद्ध धारणाओं के साथ मिलान कीजिएगा और सही विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो 5 नगरों का शहर है पंचकुला को कहा जाता है, और नीम की पत्नी के नाम से शहर, नीम सिंह की पत्नी के नाम से शहर जो मशहूर है ये भिवानी को कहते हैं। शहर का नाम अरबी भाषा में किला, ये आपका हिसार है। और बंदरों के स्थान के नाम से जो शहर है कैथल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कॉलम 1 और कॉलम 2 का आपको सही विकल्प करना है। हरियाणा के संदर्भ में है जो दिए गए हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 का सी, खोरिया जो है ये नृत्य का प्रकार है। और मंजीरा जो संगीत वाद्य यंत्र है। सुरखाब जो है आपका पर्यटक परिसर है। और चूरमा एक मिठाई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। नीचे दिए गए दूसरे जिलों की सीमाओं को छूते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। जो जिंद है, हिसार, कैथल और पानीपत, करनाल की सीमाएं इससे लगती हैं। और थर्ड जो स्टेट में रेवड़ी, ये महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, नूह और झज्जर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। अगला क्वेश्चन है, एक समान रैखिक गति और एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल यहाँ पे जो फर्स्ट है, एक समान रैखिक गति में एक पिंड स्थिर चाल के साथ एक ही दिशा में चलता है। लेकिन जो एक समान जो सर्कुलर गति होती है इसमें पिंड की चाल स्थिर रहती है लेकिन गति लगातार बदलती रहती है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा। रैखिक गति के संबंध में जो यहाँ पे पूछा गया है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के बारे में कौन से कथन असत्य हैं। यहाँ पे असत्य पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 का। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे जो स्टेटमेंट सेकंड है, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड द अर्थ डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ द बॉडी।
ये इसकी मास पे डिपेंड करता है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाले पिंड का जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास तो रेस्ट रहता है। यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड सही हैं, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के तहत ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरने की वाली वस्तुएं हैं। यदि किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से ऊंचाई से गिराया जाए तो उसके प्रारंभिक वेग u शून्य होता है। यदि किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाए तो उसका वेग v शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट राइट आंसर, इसका आंसर इसका हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन अभिकथन ए और उस दूसरे को कारण के नाम से दिया गया है और यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में नियत गति से चक्कर लगाता है तो उसका वेग स्थिर नहीं होता है, क्योंकि उपग्रह की गति की दिशा लगातार बदल रही है। इसका कारण दिया गया है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को अपने चारों ओर वृत्तीय कक्षा में रखता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को अपने चारों ओर वृत्तीय कक्षा में रखता है, तो वह एक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन सा है। यहाँ पे जो दिया गया है कृत्रिम मधुरकों में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑर्थोसल्फोबेंजोमाइड है पहला प्रचलित कृत्रिम मधुरक है। ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड ये प्रथम कृत्रिम मधुरक है, प्रथम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड। और जो सेकंड स्टेट में ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड को सैकरीन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ सॉप इज़ ट्रू। जो साबुन होती है हमारी, साबुन के प्रकारों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3 जो दिया गया है। एथेनॉल में साबुन को घोलकर फिर अतिरिक्त विलायक को वाष्पित करके पारदर्शी साबुन बनाए जाते हैं। और 3 है साबुन के चिप्स पिघले हुए साबुन की एक पतली शीट को ठंडे सिलेंडर पर चलाकर साबुन को छोटे छोटे टुकड़ों में खुरच कर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29। रासायनिक यौगिक एक सूची में दिए गए और उनके उपयोग। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। जो नोरेथिनड्रॉन होता है ये प्रतिजनन क्षमता औषधि है। और एलिटैम जो होता है ये कृत्रिम स्वीटनर, एलिटैम और सल्फोबेंजोनामाइड ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। 3 है सेटिल ट्राईमिथाइल मोनियम ब्रोमाइड ये आपका धनायनी अपमार्जक है। और फेनेलजीन ये अवसाद रोधी दवा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परजीवी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 30 इसका राइट आंसर जहाँ पे परजीवी पूछा गया है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी टेक्नोलॉजी कंपनी सॉरी फ्रेंड्स, सभी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है डोडर एक पादप परजीवी है जिसमें परपोषी पौधे से भोजन के अवशोषण के लिए होस्टोरिया नामक विशेष चूसने वाली जड़ें होती हैं। डोडर एक बेल जैसा परजीवी पौधा है जिसे अनिवार्य रूप से पर्ण रहित होता है। डोडर की नई कई प्रजातियां उद्यान कृषि हॉर्टिकल्चर उपयोग में खरपतवार की समस्या का कारण है। डोडर पौधा परपोषी पौधे से जुड़ने के बाद अपनी जड़ प्रणाली खो देता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पे लिस्ट 1 में प्रोसेस दी गई है और सेकंड में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मोल्टिंग जो है ये बाहरी परत को छोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। रीलिंग कोयों से रेशम निकालने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। सियरिंग क्या कहलाती है? सियरिंग कहलाती है आपके किसी जानवर के शरीर से ऊन उतारने की प्रक्रिया सियरिंग कहलाती है। और स्काउरिंग जो कहलाती है ग्रीस गंदगी और धूल से मुक्त करने के लिए कच्चे ऊन को धोने की प्रक्रिया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवक और सरल पौधों में अलैंगिक प्रजनन संरचनाओं के संबंध में कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3। चल बीजाणु कसाव युक्त होते हैं जो चल बीजाणु घानी के अंदर उपस्थित जनक कोशिकाओं में बनते हैं। ये स्टेटमेंट राइट है। और कॉनिडिया अचल जीवाणु होते हैं जो एकल और सिरे पर संकुचित श्रृंखला के रूप में तथा पार्श्वरूप में हाइपा के कॉनिडियोफोर नामक विशेष शाखाओं में मिलते हैं। और जेमूल्स अंतर्जात कली है जो मूल नाभिक की प्रति होती है जिसमें थोड़ी मात्रा में सुरक्षात्मक आवरण में घिरा कोशिका द्रव्य होता है। और ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। सेकंड यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सभी स्टेटमेंट राइट हैं, तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मृदा के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? यहाँ पे फॉल्स पूछा गया है। कौन से कथन असत्य हैं? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ओनली थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है और दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। उपजाऊ मृदा के अंदर की पादप जड़ें पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए जल के संग्राहक और आधार के रूप में कार्य करके पौधों की वृद्धि में सहायता करती है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे न तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, न ही स्टेटमेंट जो आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत एबोलिशन ऑफ टाइटल्स से संबंधित है और यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी के रूप में यहाँ पे 3 भागों में इसका क्लासिफिकेशन ये लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो सहकारी समिति आर्टिकल 43 के अंतर्गत से संबद्ध है को नेहरू के वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव 1946 में लाया गया था। ये स्टेटमेंट भी राइट है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पॉलिटी के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से अगेन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के अनुसार केवल बाहरी थ्रेट के आधार पर सरकार आपातकाल की उद्घोषणा कर सकती है। यहाँ पे आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं। कौन से सही स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 36 का? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पे सही कथन है। आपातकाल के दौरान संविधान का 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। ये राइट है। 1976 में ये हुआ था। और आपातकाल की उद्घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है। सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में चली जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये निहित हो जाती है। सारी शक्तियाँ सेंटर में निहित हो जाती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे सबसे पहले नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था, नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसके बाद संविधान सभा में अम्बेडकर का प्रथम अभिभाषण आया था। उसके बाद संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को अपनाना और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन लास्ट। तो 4 1 2 3
ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेटी दी गई है संविधान सभा की जो समितियां हैं और उनके चेयरपर्सन आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे केवल कौन सा सही सुमेलित है, युग्म 3 सुमेलित है। अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे एससी मुखर्जी थे, एससी मुखर्जी अल्पसंख्यक समिति, संविधान सभा की अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष एससी मुखर्जी थे। भाषा समिति ये रॉन्ग है, संघ समिति, ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे सही सुमेलित है जो केवल थर्ड युग्म सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों के घोषणा पत्र से संबंधित कौन से कथन यहाँ पे गलत है, कौन से कथन गलत हैं आपको बताना है, कौन सा गलत है। 39 का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे जो गलत हैं फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे गलत हैं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट राइट है। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है, उनका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। सरकार मौलिक कर्तव्यों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, ये रॉन्ग हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का। अगला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पे कौन से कथन सही हैं, किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदस्यों के सत्रावसान के कारण व्यपगत होता है। इसका जो राइट आंसर यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट सही है जो है, ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित विधेयक जिसको विधानसभा से पारित किया है विधानसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट विच हैज़ बीन पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली सेल लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ, ये लैप्स हो जाएगा जब असेंबली डिसोल्यूशन हो जाएगा असेंबली का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यहाँ पे आपको बताने कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन सा कथन मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर करें। माता पिता संरक्षक 6 से 14 बार, ये उनका अवसर प्रदान करना 6 से 14 वर्ष के बाल बच्चों को। और प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंदर वन झील नदी हैं, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में से कभी कथन ये है कि उसके कारण के रूप में रखा गया। हाल ही के वर्षों में भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद से सौदेबाजी की संघवाद की ओर प्रवृत्त है और विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। यहाँ पे जो सही आंसर इसका हो जाएगा 42 का, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे अभिकथन ए और उसका कारण सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अधिराज्य की स्थिति से संतुष्ट नहीं थी। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि प्रस्ताव द्वारा पाकिस्तान की मांग को परोक्ष रूप से स्वीकार कर दिया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है और सेकंड यहाँ पे गलत है। जो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स को स्वीकार नहीं किया था ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा और पहला यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार न्यायालयों को वाद योग्य नहीं है। द फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसिएबल इन कोर्ट। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेड जस्टिसिएबल इन कोर्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से सही विकल्प यहाँ पे हैं, कौन सा सही स्टेटमेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों असत्य हैं। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये जस्टिसिएबल होते हैं कोर्ट में। अगर हमारा हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बट जो डीपीएसपी होते हैं ये
नॉन जस्टिसिएबल होते हैं नेचर में, इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ बीन propounded by Supreme Court in the Keswanand Bharati case 1973. The Indian Parliament has power to amend the whole Constitution. इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। जो 1973 में केशवानंद भारतीय केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ये रॉन्ग हो जाएगा। भारतीय संसद के पास पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। पहला स्टेटमेंट सही है। केशवानंद भारती केस में जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ये स्टेटमेंट सही है और सेकंड गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काल क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट 1919, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918, चंपारण 1917, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले जो हुआ था आपका चंपारण 1917, उसके बाद खेड़ा 1918, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 और लास्ट में होता रॉलेट है 1919। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना आपको। फर्स्ट सेकंड जो शेड्यूल दिए गए हैं यहाँ पे, इसका जो फुल फॉर्म है पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। फर्स्ट में जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जो फर्स्ट शेड्यूल है ए द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है फर्स्ट में, और जो सेकंड है इसमें प्रोविज़न है जो इमोल्यूमेंट ऑफ जो यहाँ पे राष्ट्रपति न्यायाधीश में महानियंत्रक परीक्षा के वेतन और भत्ते यहाँ पे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन जो 47 का जो क्वेश्चन है, जो 47 क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दो का ये जो आएगा तृतीय जो थर्ड शेड्यूल है ये आपका शपथ से रिलेटेड है। फोर्थ शेड्यूल आपका राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, एलोकेशन ऑफ द राज्यसभा सीट्स। जो पंचम शेड्यूल है आपका ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दिया गए हैं करेक्ट कौन सा है, आपको इसका मिलान करना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट है एस खिलनानी, ये है द आइडिया ऑफ इंडिया। रजनी कोठारी, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर गुहा की जो पुस्तक है द डेमोक्रेसी एंड डिकेंडेंट, आर गुहा की जो पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी। अतुल कोहली के डेमोक्रेसी एंड डिकेंडेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमेटियाँ दी गई हैं, आप कितने मेंबर किस कमेटी में होते हैं यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एस्टिमेट कमेटी जो है, अनुमानन समिति, ये आपकी रिलेट करती है आपकी, इसमें 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोकसभा की जो नियम समिति होती है इसमें 15 सदस्य होते हैं। विभाग संबंधी संसदीय समिति होते हैं, ये 31 सदस्य होते हैं। ये लक्ष्मीकांत में ये दिया गया, आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। अनुच्छेद दिए गए हैं और उनके प्रावधान दिए गए हैं, आपको इसमें सही विकल्प बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 265 में कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जा सकता, ये प्रावधान 265 आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि से संबंधित है। 267 आकस्मिक निधि से है। 263 अंतर्राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 265 में कानून के प्राधिकार के बिना टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। और 266 में भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266, कंटिंजेंसी फंड 267 और इंटर स्टेट काउंसिल 263। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित है और यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं, आपको इनको सुमेलित लगाना है कौन से सही है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आर्टिकल 243 के में
स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। राज्य चुनाव आयोग 243 आई में 243 आई में स्टेट वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान है। और 243 जेड डी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का प्रावधान किया गया और 243 जेड ई में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का उपबंध किया गया है। तो प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं। अब एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसमें 243 के में राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन, 243 आई में स्टेट फाइनेंस कमीशन, 243 जेड डी में कमेटी ऑन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, 243 जेड ई में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो ये क्वेश्चन भी वीडियो में भी पूछा गया था, काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, आप इनको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं ये। 243 की स्टेट इलेक्शन कमीशन, आई में फाइनेंस कमीशन, जेड डी में मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और जेड ई में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, वन का डी, सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था। 243 के में 243 के में स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये तो हम सही बताया। 243 आई में स्टेट फाइनेंस कमीशन है। जो यहाँ पे जेड डी है 243 में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और जेड ई में, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया था। जो 243 के में स्टेट इलेक्शन कमीशन है, 243 आई में स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो आप इसको करेक्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 243 के में राज्य चुनाव आयोग, 243 आई में वित्त आयोग, 243 जेड डी में डिस्ट्रिक्ट योजना समिति और मेट्रोपॉलिटन कमेटी जेड ई में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 में यहाँ पे दिए गए हैं, आपको सही इसका मिलान करना है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। फोर्थ, जो संस्कृतिकरण किस कमीशन का, संस्कृतिकरण जो किया गया था, ये किया गया आपका फोर्थ है एम.एन. श्रीनिवास। जाति का धर्मनिरपेक्षीकरण, डी.एल. रेसीट। सामाजिक क्रांति, ग्रैनविल ऑस्टिन। रजनी कोठारी द्वारा जाति का राजनीतिकीकरण। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल दिए गए हैं और उनके प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं, आपको इसमें सुमेलित करना है। 53 का जो आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट है 61 में प्रावधान है महाभियोग, राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट होता है जो राष्ट्रपति पर, आर्टिकल 61 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर, जो क्षमादान करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 54 में जो दिया गया है, ये चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव आर्टिकल 54 में, और अभी वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल 63 में। 123 में अध्यादेश लाने की शक्ति और 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को आपको मिलाना है। अल्बाट्रोस पठार, टेलीग्राफ पठार, एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सुमेलित है। अल्बाट्रोस पठार जो आपका है, ये आपका थर्ड दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में ये है। और जो टेलीग्राफ पठार है, ये उत्तर अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार, ये आपका हिंद महासागर में है। और जो लास्ट है कुरिल कामचटका ट्रेंच, ये कामचटका आइलैंड और कुरिल आइलैंड अभी हाल ही में ये सुर्खियों में रहे थे। तो ये आपका ऑप्शन डी, अगर आपको पता, ऑप्शन डी आपको पता लगता तो पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता था। तो ये है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में कामचटका आइलैंड और कुरिल। ऑप्शन डी, ये ओनली 2 से भी आंसर निकल सकता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रमुख भूगोलवेताओं और उन देश की सूची दी गई है, वे संबद्ध हैं। आपको सही यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अल एदरिसी इंग्लैंड और डेविड हार्वे स्पेन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है, प्रसिद्ध भूगोलवेताओं द्वारा परिभाषित मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं यहाँ पे दी गई हैं। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे सही है। मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का कृत्रिम अध्ययन, ये फ्रेडरिक रज्जेल द्वारा कहा गया। मानव भूगोल अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है, एलन सैम्पल द्वारा ये कहा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, एक महासागर के पैलेजिक क्षेत्र में 5 क्षेत्रों को सतह से गहराई के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले जो आएगा आपका एपीपैलेजिक, उसके बाद आएगा मीज़ोपैलेजिक, और उसके बाद आएगा आपका बाथ पैलेजिक, उसके बाद एबिसोपैलेजिक, और लास्ट में आता है हेडोपैलेजिक, और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की मृदा के संबंध में उन जोड़ियों की पहचान कीजिएगा और जिनका मिलान गलत रूप से किया गया। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे नीचे दिए गए गलत रूप से किया गया, कौन सा मिलान गलत रूप से किया गया, उसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। ये थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत रूप से यहाँ पे उन जोड़ों की पहचान किया गया है। सब माउंटेन मृदा ये अपरदित सामग्री के जमाव से बनती है और जम्मू कश्मीर से असम तक फैले तराई क्षेत्र में पाई जाती है। करेवा सॉइल कश्मीर की घाटियों और भद्रवा घाटी में पाए जाने वाली सरोवरी निक्षेप है। तो दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे रॉन्ग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में फसलों के मुख्य मौसमों के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पे असत्य हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे 2 और 3 ये रॉन्ग है। खरीफ रवि शब्द अरबी भाषा से उत्पन्न हुए, जहाँ खरीफ का अर्थ शरद ऋतु, रवि का अर्थ बसंत ऋतु। ये स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओनली 2 एंड 3 यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। पीडोजेनिक प्रोसेस दी गई है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन सी। पीडोलाइजेशन यह आर्द्र शीत मध्य अक्षांश जलवायु और शंकुधारी वनस्पति से संबंधित है। लेटराइट यह ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे सभी युग्म सम्मिलित है, यहाँ पे देख सकते कैल्सिफिकेशन, ग्लाइजेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे जो असत्य है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है 2 और 3 यहाँ पे रॉन्ग है। प्राकृतिक संसाधन जैविक संसाधन भूमंडल जीवमंडल से प्राप्त संसाधन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैम दिए गए हैं और रिवर दिए गए हैं, आपको सही इसका सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे जो निज़ाम सागर बांध है ये मंजीरा नदी पे बना है। सोमालिया बांध पेनार नदी पे बना है। नाथपा झाकड़ी डैम सतलुज नदी पे है, और लिंगन मक्की डैम शरावती रिवर पे बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है और स्टेटमेंट्स के फॉर्म में पूछा गया, कोई भी स्टैटिक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो पेपर का लेवल काफ़ी हाई है। क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पे आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। भूगोलवेत्ता स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की अवधारणा पेश किसने की थी? तो ये की गई थी ग्रिफिथ टेलर द्वारा। और भूगोलवेत्ता जिन्होंने कहा कि जलवायु मनुष्य, उसकी संस्कृति और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को गहराई से प्रभावित करती है, एल्सवर्थ हटिंगटन ने ये कहा था। भूगोलवेत्ता जिन्होंने द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी पुस्तक लिखी है, ये इसब बोमन द्वारा लिखी गई है।
भूगोलवेत्ता जिन्होंने यह राय दी कि प्रकृति अनिवार्य नहीं बल्कि अनुमेय है, जीन्स ब्रून्स ने ये कहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आपको लगाने हैं यहाँ पे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर कौन सा है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 3-1। सबसे पहले जो होगा ऑक्सीजन, उसके बाद आयरन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद भू परपट्टी में निम्नलिखित तत्वों की उनकी उपलब्धता के आधार पर घटते क्रम में वजन के प्रतिशत के रूप में सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा हल्का, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद आयरन और उसके बाद लास्ट में सोडियम भी काफ़ी हल्का होता है वजन के रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंडफॉर्म दी गई हैं, उनके अकरेंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पे इसका सुमेलित लगाना है। क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर आपको दिया गया है ऑप्शन ए। सर्क जो होती है हिमाच्छादित पर्वतों की सबसे सामान्य भू आकृति होती है। लैपीज जो होती है ये अब भू आकृति जब बनती है जब अधिकांश चूना पत्थर गड्ढों और गर्तों द्वारा हटा दिया जाता है। नेचुरल लेवीज बड़ी नदियों के किनारे बाड़ों के मैदान से जुड़ी भू आकृतियाँ होती है। पैडी प्लेन जो होते हैं ये एक अपेक्षाकृत सपाट चट्टान की सतह के साथ भू आकृति जो आमतौर पर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले कई पेडिमेंट्स के जुड़ने से बनती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। 1960 में के दशक में भारत सरकार ने तत्कालीन खाद्य एवं कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम के अधीन आनुवांशिकीविद MS स्वामीनाथन की सहायता से हरित क्रांति की शुरुआत की थी। तो 1966 में ये हुई थी। स्टेटमेंट ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। HYV हाई यील्डिंग वैरायटी अर्थात लेमिना रोजा 64 सोनारा 64 भारत में शुरू हो गया जिसे जापान में आयात किया गया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के संबंध में यहाँ पे दिए गए हैं स्टेटमेंट, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आया था ये 2007 में आया था, 2009 में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। और जो सेकंड स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन डी जो दिया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चावल के वार्षिक उत्पादन 10 मिलियन टन तक, गेहूं की 8 मिलियन तक की और दालों की 4 मिलियन टन तक की वृद्धि के उद्देश्य से मिशन को शुरू किया गया था। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट राइट है। ये 2007 में आया था, आप इसको देख लीजिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 68 है। जर्मन अर्थशास्त्री जोहान हेनरिक वान थुनेन ने कृषि भूमि उपयोग से संबंधित भौगोलिक मॉडलों में से एक का निर्माण किया था। वान थुनेन के सिद्धांत की मान्यताओं के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं। यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 3 और 5। परिवहन के एकाधिक साधन और जो फिफ्थ है आंतरिक इलाकों में ऐसे किसान रहते हैं जो बाज़ार की मांगों के साथ अपने तालमेल नहीं बिठा पाते। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। और जो जर्मन अर्थशास्त्री वान थुनेन है इनके द्वारा कहा गया कि पृथक राज्य में एक बाजार क्षेत्र और कृषि आंतरिक इलाका शामिल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का आपको मिलान करना है। इसमें इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत 5 IIT प्रमुख तकनीक संस्थान के रूप में शुरू किए। भारत 5 जो IIT प्रमुख तकनीक संस्थान के रूप में शुरू किए गए थे ये कौन सी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये किए गए थे। और KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी 1956 से चली थी। और गडगिल योजना जो गडगिल प्लान था ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया था। द मिनिमम नीड प्रोग्राम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आपको भारत की जो कोल फील्ड है दक्षिण से उत्तर की ओर आपको व्यवस्थित करना है।
सबसे पहले जो दक्षिण में है ये नेवेली लिग्नाइट, नेवेली कोयला क्षेत्र है, उसके बाद सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, उसके बाद झिलमिल कोयला क्षेत्र, गिरिडीह कोयला क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट दिए गए हो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको इसको सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो एनटीपीसी रामागुंडम थर्मल सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये तेलंगाना में है, और जो मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन है ये आपका गुजरात में है। मुंद्रा मेजिया थर्मल पावर स्टेशन ये आपका पश्चिम बंगाल में है, और ट्रॉम्बे थर्मल पावर प्लांट ये आपका महाराष्ट्र मुंबई में है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्मिलित करना है आपको पैसिफिक फिलीपींस प्लेट और कौन से इससे संबंधित हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 का बी। पैसिफिक फिलीपींस प्लेट है जो आपकी ये है मैरियाना ट्रेंच से संबंधित। अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट्स जो हैं ये आपकी रिलेटेड हैं, आपकी एल्टियन ट्रेंच से रिलेटेड है। इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड पैसिफिक प्लेट है ये आपकी टोंगा ट्रेंच है, और पैसिफिक प्लेट एंड ओहोत्स्क प्लेट ये आपकी है कुर्ली कामचटका ट्रेंच। ये कुर्ली आइलैंड और कामचटका आइलैंड नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक पैसिफिक ओशन में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रॉक विद फिलेंथ्रोपिक टेक्सचर। कौन सा सेल फेनेरेटिक बनावट का उदाहरण नहीं है, ये स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन सी रियोलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको देखने को मिलेगा एकमात्र क्वेश्चन जो सिंगल फॉर्म में पूछा था, कोई भी स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही विकल्प यहाँ पे दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। टाइबर नदी टाइरेनियन सागर में गिरती है, यह नदी रोम शहर से गुजरती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आर्कियन सेल प्रणाली भारत की सबसे पुरानी सेल प्रणाली है। सबसे आम आर्कियन सेल नीस है। धारवाड़ सेल आर्कियन सेल प्रणाली का बाद वाला हिस्सा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी। ऑप्शन सी, यहाँ पे सभी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। आर्कियन सेल सबसे पुरानी सेल प्रणाली है, यह नीस सबसे पुरानी है। धारवाड़ सेल प्रणाली आर्कियन सेल प्रणाली के बाद आती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक भू आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम आपको लगाना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए साउथ सैंडविच ट्रेंच दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। उसके बाद आएगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच, जापान ट्रेंच और क्यूरिल ट्रेंच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र सरकार व अर्थव्यवस्था शोध प्रबंध है जिसका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार कौटिल्य को जाता है। दूसरा कथन दिया गया है यहाँ पे, आपको बताना कौन सा सही उत्तर यहाँ पे है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध की चार दीवारें की देखभाल में पवित्र स्थानों की भित्तियों के साथ विस्तार से बौद्ध का वर्णन करते हुए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि अधिक दूर के क्षेत्र में यहाँ भारतीय पेंटिंग के इस परंपरा को लागू किया गया था। मध्य एशिया था। यहाँ पे सही आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म संस्कृत शब्द के धर्म का प्राकृतिक रूप है जिसके संदर्भ में अर्थ बताते हुए सार्वजनिक नियम और धर्मपरायणता, सामाजिक विस्तार और धार्मिक क्रम हिंदू समाज में पाया जाता है। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के लिए धम्म शब्द का प्रचार किया गया था, उसने उसे लागू किया और इसका प्रचार करना प्रारंभ किया था। ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया गया उलेमा मुस्लिम व्याख्याकार थे जिसने कुरान से उद्धरणों की व्याख्या की और सुल्तान इस्लामिक संस्थाओं एवं क्रम में उत्कृष्ट उलेमाओं का सम्मान प्रकट करने के लिए
प्रकट करने की जरूरत मानते थे। इसका सही आंसर यहाँ पे दिया गया ऑप्शन सी। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संबंध में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। रॉलेट बिल जूरीज के बिना राजनीतिक मामले सुलटाने की न्यायाधीशों को अनुमति देता था और प्रांतीय सरकार को विशेष में केंद्र के बिना ट्रायल के दफन का अधिकार दिया था। ना अपील, ना दलील, ना वकील के रूप में सामान्यतया वर्णन किया गया है। रॉलेट सत्याग्रह असहयोग आंदोलन दरमियान लागू हुआ था। जो भारतीय आंदोलनों में भाग लेते उनकी विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया गया था। रॉन्ग हो जाएगा, पहले सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। यूरोपियनों ने भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का पर दोषारोपण किया। उन्होंने इसे पिछड़ी, असभ्य और रूढ़िवादी वर्णित किया, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की शास्त्रीय भाषा साहित्य का अध्ययन करने में रुचि रखे हुए थे। कई छात्रों ने भारत विद्या को लिया था, उनमें एक मैक्स मूलर भी था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड डफरिन की सलाह और मार्गदर्शन में शासकीय निर्देशों के अंतर्गत ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन समूह उठे संतोष के लिए कोमल, सुरक्षित, शांतिपूर्ण और संवैधानिक व्यक्ति या सुरक्षित मूल्य प्रदान करती थी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल डलहौजी ने पतन के सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को गद्दी के उत्तराधिकारी के अधिकार की अवहेलना द्वारा प्रतिपादित किया। ब्रिटिश शासन का अपने आप पतन होगा यदि शासक की कोई पारिवारिक उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु होती है। यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है, आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय शासकों एवं राजकुमारों द्वारा वैकल्पिक शासकों की सत्ता को रद्द करते हुए सरंत नियंत्रण के अंतर्गत पतन का सिद्धांत एकीकृत भारत को लाने का डलहौजी का एक भाग था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसवंत चित्रकार पागल होकर आत्महत्या कर लिया था। दसवंत की कीर्ति खाना ए तैमूर या कि पांडुलिपि खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी पटना में सुरक्षित है। यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था। अशोक ने विजय धम्म की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी थी। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। ए करेक्ट है और आर यहाँ पे रॉन्ग है। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था, दूसरा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लकुलिस पाशुवत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। लकुलिस संप्रदाय पर प्रकाश डालते हैं जो हुइस की मुद्रा, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुराभिलेख और 5वें बाणभट्ट की कादंबरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर के विरूपाक्ष पंपा देवी के बारे में कौन से कथन सही हैं? यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, 1, 3 और 4। मातृदेवी पंपा देवी विरूपाक्ष से विवाह के लिए तप की थी और विजयनगर राज्य के संरक्षक देवता विरूपाक्ष थे। सामान्यतः और राजकीय आदेशों में कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष के नाम से उल्लेख होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में लिखा था कि महाराणा प्रताप यदि आम गुलाम छोड़कर अन्य किसी देश में होते तो पूरे देश में आपकी पूजा होती। गणेश शंकर विद्यार्थी राजस्थान से प्रताप नामक पत्रिका निकालते थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। जो सेकंड स्टेटमेंट ये रॉन्ग इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है 1937-39 में जिन्ना ने के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने विधान परिषद में वंदे मातरम गायन नहीं छोड़ा। सर सैयद खान ने कहा था कि पहले वह कांग्रेसी के लिए लड़े थे, अब वो भारत की एकता के विरुद्ध लड़ेंगे। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है? ये 90 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, दूसरा यहाँ पे रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार बनवाया। पेशावर के स्तूप और विहार की खुदाई में बुद्ध और कनिष्क की मूर्तियाँ मिलती है, न कि इंद्र और ब्रह्मा की। यहाँ पे आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे सही स्टेटमेंट फर्स्ट है और दूसरा यहाँ पे रॉन्ग है। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार बनवाया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांची दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नगर, शिक्षा का केंद्र और पल्लवों की राजधानी थी। कांची के प्रसिद्ध विद्वान मयूर वर्मा, वात्स्यायन, दिग्नाग, वैनसांग थे। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। ऑप्शन ए इस यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने चिंतामणि मंदिर को तोड़कर कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। औरंगजेब ने चिंतामणि मंदिर को तोड़कर कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर जैसे खूबसूरत स्थान को चुनकर विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिर बनाए गए थे और विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया और उनमें नवीनता लाई, उन्हें आगे विकसित किया। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, विजयनगर जैसे खूबसूरत चुनकर विरूपाक्ष और पंपा देवी मंदिर बनाए, ये रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, ऑप्शन सी इसका राइट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, फर्स्ट रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड दी गई है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट पेयर यहाँ पे उनका सुमेलित करना है। संस्कृत में बसंत विलास की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये गुजरात के उदयराज द्वारा बसंत विलास की रचना की गई। भगवद गीता का बंगला में अनुवाद कराया गया गंगाधर द्वारा। और जो तपति संभरणमु उपाख्यानमु की रचना ये किसके द्वारा की गई? ये मालाधर वसु द्वारा की गई थी। मुहूर्त संबंधी ग्रंथ मुहूर्त माला की रचना रघुनाथ द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषता और विदेशी यात्री दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय व्यापार एवं समाज का वर्णन मिलता है ये बारबोसा में मिलता है। बारबोसा विदेशी यात्री के द्वारा किया गया था। 6 बार भारत की यात्रा की गई थी, ये टैवर्नियर द्वारा की गई थी। भारत आकर कभी यूरोप वापस नहीं गया, भारत आकर कभी यूरोप वापस नहीं गया, तो ये था मनुकी। और मुग़ल अमीर दानिशमंद खान का वैज्ञानिक बर्नियर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1966 में दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय मुद्दों के प्रति जागरूक करना। इस संस्था के कई शाखाएं भारत के प्रमुख शहरों में खोली गई। और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट राइट है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। 1966 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादाभाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ब्रिटिश जनता को भारतीय मुद्दों के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर है, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 97 का ए आंसर है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। 97 का जो आंसर है ए। 96 का जो आंसर था डी। 98 क्वेश्चन है, नवंबर 1933 में इंडियन लेबर जर्नल को भेजे गए संदेश में जवाहरलाल नेहरू ने सामाजिक राष्ट्रीय संघर्षों को बुनियादी बताया और दोनों में से किसी एक से भी समझौते को नकारा। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। उन्होंने श्रमिक वर्ग के साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में अपनी भूमिका को निभाने का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। अंग्रेजों के साथ जो भी संधि में शामिल हुई उन्हें कुछ नियम और शर्तें माननी पड़ी।
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, ये सही है। अंग्रेज अपने सहयोगियों को बाह्य और आंतरिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जवाबदेह होंगे। सहयोगियों के क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र बल तैनात किया जाएगा जिसके रखरखाव का संसाधन सहयोगी प्रदान करेगा। सहयोगी किसी भी अन्य शासक के साथ समझौता या युद्ध बिना अंग्रेजों की अनुमति के नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट लॉर्ड वेलेजली की 1798 की सहायक संधि की प्रावधान में था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का, सूची 1 और 2। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये 1774 में किया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के स्थायी जहाँ पे इसके प्रथम जज थे सुप्रीम कोर्ट के। कॉर्नवालिस संहिता अधिनियमित कब की गई थी? ये 1793 में की गई थी। मुंबई से थाने रेलवे लाइन का जो काम किया गया था 1853 में किया गया था। और जो मद्रास हार्बर है ये 1881 में बना था। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था हरियाणा पीसीएस परीक्षा का प्रीलिम्स का पेपर, जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन जनरल स्टडी के हमने सॉल्व की। ऑफिशियल आंसर की से हमने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।